नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बिस्वा बोले एनआरसी। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि एनआरसी के मुद्दे पर उनकी सरकार विधानसभा चुनाव के समय किए गए अपने वादे पर आगे बढ़ेगी। बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार असम के सीमावर्ती जिलों में 20% नाम और अन्य इलाकों में 10% नामों का पुनः सत्यापन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर नगण्य गलतियां पाई गई तब हम मौजूदा एनआरसी के साथ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक विसंगतियां हैं तो उनको लगता है कि अदालत संज्ञान लेगी और नए दृष्टिकोण के साथ आगे काम करेंगे। एनआरसी से राज्य के लगभग 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख हिंदू शामिल हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि भाजपा सत्ता में दोबारा आने पर सही एनआरसी लाने का काम करेगी। भाजपा ने कहा था कि वो भारतीय नागरिकों की रक्षा करने और घुसपैठियों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको ये भी बता दें कि एनआरसी की सूची 31 अगस्त 2019 को जारी हुई थी, जिसमें लगभग 19 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद से ही ये विवादों में घिरा रहा और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। हालांकि एनआरसी की अंतिम सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। अब बात यह भी होती है कि असम विधानसभा चुनाव में एनआरसी का एक बड़ा मुद्दा ये बनकर आया था। हालांकि सीएए को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। अब नए मुख्यमंत्री के सामने ये दोनों मुद्दे आ सकते हैं। हालांकि कोशिश एनआरसी को सही रूप में लाने की रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, नए मुखिया की, नए सीएम की, लेकिन सीएए पर शायद ही कोई बात अभी कही जाए, क्योंकि इसके बाद आपको बता दें कि पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि अभी सरकार बनी है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 से निपटना भी है। लेकिन इन सब के बीच चलिए आप सीएए पर बाद में बात करेंगे, लेकिन कम से कम एनआरसी का मुद्दा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण असम में इलेक्शन के टाइम पर भी हुआ, जो वादे किए गए थे, पिछली बार भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि पिछली बार एनआरसी की बात नहीं थी, लेकिन फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया और अब उसको एक बार फिर से नए मुखिया ने जब कमान संभाली है तो शर्मा ने यह बहुत साफ किया है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा, कैसे प्लान करेंगे, और सबसे ज्यादा जो आंकड़े अभी तक आए हैं कि 2019 को जो एनआरसी की सूची थी उसमें करीब 19 लाख लोग प्रभावित हुए थे, क्योंकि 5.5 लाख तो उसमें से हिंदू ही हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहां के लोग उस पर रिएक्शन कैसे देंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं है। एनआरसी और सीएए पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, जब ये लागू होने की बात आई थी तो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई थी कि लोगों में डर भी हो गया था कि हम बाहर हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे। लेकिन इसका मकसद जो था कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाए। अब आगे सरकार कैसे काम करेगी, बहुत बड़ा टास्क है। हम विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए असम से हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी जुड़े हैं। प्रमोद स्वामी जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रमोद जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से नए मुखिया ने कमान संभाली है और अब एनआरसी को आगे बढ़ाने का एक वादा है, एक बात है, क्या प्लान अभी इसके लिए किया गया है और कैसे इसको आगे सफल करेंगे? प्रमोद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रमोद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। मेरा प्रश्न सुना आपने? प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न सुना आपने? मुझे लगता है मेरी आवाज प्रमोद जी तक नहीं पहुंच रही है। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हेतु जी, चलिए अमित जी, आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रमोद जी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि एनआरसी का असम में आगे क्या हो सकता है। देखिए, नए मुखिया ने क्या प्लान किया है, कैसे करेंगे, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल था मेरा, वो बताएंगे कुछ देर बाद। लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। 19 लाख लोग प्रभावित हुए थे जब पहली सूची इसकी आई थी। अभी क्या लगता है आपको कि कितना सफल ये हो पाएगा असम में? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अगर इसके शुरू में ही जाएंगे रितु जी, तो एनआरसी जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और 1955 के सिटीजनशिप जो एक्ट था
और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हर परिवार व हर व्यक्ति की जानकारी जुटाए, वो ये इसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन लगातार हम देखेंगे कि उसमें अमेंडमेंट होते रहे और सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 14A में 2011 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद हर सिटीजन को उसमें रजिस्टर्ड कराना था। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि हर नागरिक को अपने लिए एनआरसी में रजिस्ट्रेशन कराना था, और ये असम और मेघालय को छोड़ के और जो भी वहां पर इलीगल रह रहे थे उनको एक रजिस्टर्ड वहां पर कराना था। और जो पॉलिसी उस पर अपनाई गई, असम के लिए जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, लगातार अगर उसमें डिटेक्ट और डिलीट और डिपोर्ट के तहत इन्होंने इस अभियान के तहत जो भी इंसान भारत में रहता है उसका पता लगाया जाएगा, और जो भारत का नहीं होगा उसकी पहचान करके उसको उसके देश भेज दिया जाएगा। दुनिया का यह सबसे बड़ा अभियान था जो इन्होंने चलाया था। लेकिन इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से आसाम में अवैध रूप से रह रहे को रोकने के लिए सरकार ने एनआरसी का अभियान जो चलाया, अगर हम उसके तह में जाएंगे तो आप देखिए कि जिस प्रकार से 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपना आवेदन उसमें दिया था, और 2.9 करोड़ लोग जो थे उसका प्रकाशन जब हुआ, लेकिन उसमें 40 लाख लोग को छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी का जिस प्रकार से बाद में सब उस ऑर्डर के गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10% लोगों को दोबारा सत्यापन करने का उन्होंने आदेश दिया। एक्चुअली कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि जो एक क्यों लिया उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि देखिए, एनआरसी अगर आप कर रहे हैं तो उसका पैमाना एक होना चाहिए, रूल इज फॉर एवरीवन होना चाहिए। लेकिन उसमें एक भूतपूर्व सैनिक जो देश के लिए जिस प्रकार से हमारे सैनिक क्या सम्मान रखते हैं, पूरा देश उनको सम्मान करता है, और लेकिन उसका भी नाम उसमें छूट गया था। लेकिन 31 जुलाई 2019 को इसको पब्लिश होना था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था, तो डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त 1919 कर दिया गया था। और एनआरसी में मैं आपको बता दूं कि असम से 1985 से 24 मतलब जो भी 24 मार्च के आधी रात तक 71 तक जो भी जिसके पास वो 10 डॉक्यूमेंट, चाहे जमीन के दस्तावेज हो, डोमिसाइल हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, एलआईसी की कोई पॉलिसीज हो, या कोई लाइसेंस हो, या कोई सरकारी विभाग का नियुक्ति पत्र, बैंक पासबुक, डाकघर का कुछ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन की कोई सर्टिफिकेट, या न्यायालय की रेवेन्यू रिकॉर्ड का कोई अगर दस्तावेज, ये दस्तावेज उन्होंने मान्य किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 24 मार्च 71 के पहले तक वो होना चाहिए। लेकिन लगातार आप देखेंगे रितु जी की जिसका भी नाम उसमें था वो भारतीय, जिसमें भी उसका नाम था उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा करके ये कहा गया था, और जिस उस समय तक जिसका नाम उसमें नहीं होगा तो उसको बाहर का व्यक्ति माना जाएगा और उसको उसके देश जाना पड़ेगा। तो लगातार आप देखिए कि एक आसूस करके इन्होंने अखिल असम छात्र संगठन बनाया, और 6 साल बाद संघर्ष के 85 में उसने हस्ताक्षर अभियान चलाए। और लगातार अगर हम देखेंगे कि ये नौबत क्यों आई, तो बहुत से लोग आजादी के समय माइग्रेंट होके 47 के बाद 51 तक वो एनआरसी का कोई डाटा था नहीं, तो लगातार वो कभी इधर आते थे उधर आते थे, और वहां के बहुत से लोग जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर थी, तो वो आते जाते रहते थे। लेकिन 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो बाहरी लोगों का आना लगातार यहाँ पर बढ़ा। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इस समझौते के तहत एनआरसी को अपग्रेड करने का सुप्रीम कोर्ट की देख में जो जनगणना काम 2015 तक में किया गया है। और मैं आपको एक और चीज जो अहम चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 40 लाख लोगों का इन्होंने नाम छोड़ा था, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 10% लोगों का दोबारा सत्यापन करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रितु जी दिया था, मेरा यही कहना है कि ये हमारे भारत के जो संविधान है उसके साथ जिस प्रकार से ये केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार खेलना चाह रही है, लगातार ये संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे संविधान को नष्ट किया जा रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के जो प्रावधान है, जो हमारे को अधिकार जो संविधान ने हमारे को दिया है, तो उसके खिलाफ ये सारी चीजें हैं। और बीजेपी कुछ ना कुछ एक टारगेट करके ये सारी चीजों को करती है कि देश का माहौल कैसे खराब हो। और किसी ने कहा है, कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो गॉडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। और मुझे विश्वास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निश्चित तौर पे वो बुक नहीं, हमारे देश के एक लोगों की आत्मा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ खेलने के प्रयास कर रहे हैं, जिसको लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने, जब ये एनआरसी लागू करने की इन्होंने घोषणा की थी, तो राजघाट में सत्याग्रह किया था गांधी जी के सामने, महात्मा जी गांधी जी के सामने। इसीलिए मैंने कहा
कि कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगातार बीजेपी के लोग एक भय का वातावरण बनाना चाह रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव में भी जब ये जाते हैं तो लगातार लोगों को भय पैदा ये करते हैं। ये सारी चीजें देश में बंद होनी चाहिए। चलिए अमित जी, बीच में रोक रही हूं और थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, मेरा नाम ऋतु नहीं राखी है। ओके एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए असम से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत भी, जुड़ने के लिए दोबारा कनेक्ट हुए आप। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एनआरसी पर हम बात कर रहे हैं और असम के नए मुखिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये एक वादा किया है, ये एक बात बोली है कि हम इसको, जो वादा हमने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको हम आगे लेकर चलेंगे ताकि निश्चित तौर पर जो घुसपैठिए हैं उनके मामले पर सरकार जो है वो कड़ा संज्ञान ले। अभी इसकी क्या रूपरेखा बनाई गई है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा ये बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शन के टाइम पर। अभी क्या प्रक्रिया इसकी रहेगी, कैसे सफल होंगे, लोगों की वहां पर इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, इसके पहले जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसको शायद आसाम समझौते के बारे में उनको जानकारी नहीं है, या उनकी जो जानकारी है उसको मैं दुरुस्त करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहूंगा। आसाम का जो समझौता हुआ था, आसाम एकॉर्ड 1985 में, वो स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ही साइन किया था। उस समय वही देश के प्रधानमंत्री थे। तो 1985 में 15 अगस्त को ये समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत 3 बातें थी। डिटेक्ट माने जो जिनको उनकी शिनाख्त की जाएगी कि कौन विदेशी है कौन नहीं है। तो दूसरा डी था डिलीट, और शिनाख्त करने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। और तीसरा डी था डिपोर्ट, उसके बाद में उनको वहां से, आसाम से और भारत से उनको निकाला जाएगा। ये 3 डी थे। ये समझौता कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ था। उस समय की केंद्र सरकार थी कांग्रेस की सरकार, जिसके मुखिया थे राजीव जी, और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ था। आंदोलनकारी थे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद बोल करके एक संस्था थी, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। तो ये मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, समझौता होने के बाद में 1985 से करीब 2014 तक दिल्ली में इनकी सरकार रही, आसाम में 2016 तक इनकी सरकार रही, लेकिन आसाम एकॉर्ड का फर्स्ट डी, जिसको हम डिटेक्ट बोलते हैं, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ये था इनके आसाम समझौते के प्रति इनकी प्रतिबद्धता। दूसरी बात, इसके बाद में इस विषय में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। आसाम पब्लिक वर्क्स बोल करके एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट में गई, अन्य लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए, और ये एनआरसी का जो सारा कामकाज हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ये सारा काम जो है संपन्न हुआ। तो इसके बाद में जब ये एनआरसी प्रकाशित हो गई, एनआरसी प्रकाशित होने के बाद में यहाँ के जितने दल संगठन है, सबकी ये राय थी कि जो एनआरसी जो प्रकाशित हुई है वो एक शुद्ध एनआरसी जो हम चाहते थे, वो शुद्ध एनआरसी हमें नहीं मिली। तो उसके जब शुद्ध एनआरसी हमें नहीं मिली तो ये एक्सरसाइज जो है, मैं इसको फ्रूटलेस एक्सरसाइज नहीं कहूंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया, और अन्य आसाम पब्लिक वर्क्स बोलकर एक संस्था है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक आवेदन दिया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें 20% रीवेरिफिकेशन करवाया जाए, और अन्य इलाकों में 10% रीवेरिफिकेशन करवाया जाए। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में क्या निर्णय लेता है, उसके बाद में इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जिस तरह से पूरे आसाम समझौते के ऊपर ही प्रश्न उठा रहे थे, तो ये जब आसाम समझौते के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि समझौता तो राजीव जी ने किया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और अब आप पूछिए, आपको दूसरी क्या बात पूछती है?
ठीक है प्रमोद जी, एक बात तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि यहां तक तो पूरा मामला बिल्कुल क्लियर है कि 20% नामों का सत्यापन और अन्य इलाकों के लिए 10% नामों के पुनः सत्यापन की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इन तमाम चीजों के बीच में जो 19 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जब पहली सूची आई थी जिसमें से 5.5 लाख तो हिंदू हैं, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उन लोगों को अभी हम कैसे, जो लोग प्रभावित हुए थे, या हम कोर्ट के फैसले में जो भी आएगा उसके बाद जो भी वहां से नोटिफिकेशन आएगा उस पर वर्कआउट करेंगे, ये करेंगे कैसे? ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? क्योंकि क्लियर जब तक नहीं होगा, ऐसा ना हो कि जो लोग डिजर्व करते हैं वो बाहर हो जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो बाहर के लोग हैं उन्हें यदि जाना है इसके अकॉर्डिंग तो फिर उन्हें जाना ही होगा, लेकिन उनको वो जाएंगे भी कहां ये भी देखना होगा। नहीं, देखिए आपकी दोनों बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पहली बात तो ये है कि जिनके नाम नहीं आए हैं उनके पास अगर वैध कागजात है, वो अपने कागजात दिखा पाएंगे तो वो लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसमें कोर्ट के जो मामले हैं उसमें असम सरकार जो है उनकी मदद करेगी, और वो ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हैं, तो इसका निष्पादन कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा होगा। अब ये प्रथम तो डी हो गया आपका डिटेक्ट, और उसके बाद में सेकेंड डी जो था, जो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। तो ये अगर हमें एक शुद्ध एनआरसी मिल जाती है तो दो काम तो आसानी से किए जा सकते हैं। पहला काम हो गया उनकी शिनाख्त का, और दूसरा काम हो गया उनका वोटर लिस्ट से उनका नाम कटने का। क्योंकि जैसे ही आप उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो आज जो एक घुसपैठिया जो असम में एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है और भारत के और असम के संविधानों पर वो पूरा अपना हक जमाता है, उससे वो वंचित हो जाएगा। अब रही थर्ड डी की बात, जो अपने डिपोर्ट की बात कही है, जो जहां से आया है उसको वहां भेजा जाएगा। आप तो इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो बांग्लादेश या अन्य राज्य से, अन्य राष्ट्रों से जो आए हैं वहां से हमारी कोई ऐसी संधि नहीं है। तो इसके ऊपर में निश्चित रूप से विचार विमर्श कर करके कोई न कोई रास्ता उसके ऊपर में निकाला जाएगा, लेकिन उसके बारे में मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो क्या रास्ता निकलेगा। वो समय के साथ रास्ता निकलेगा, लेकिन दो रास्ते तो बिल्कुल सहज है। पहला उनका शिनाख्त होना और दूसरा उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना। तो ये दो काम होने के बाद में तीसरी जो प्रक्रिया है रिपोर्ट की, उसके ऊपर में हम सारे जो राजनीतिक दल है और अन्य जो इससे कंसर्न लोग हैं और हमारे जो नेबर जो कंट्रीज है उनसे बातचीत करके हम इसका कोई न कोई समाधान निकालने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अमित जी, क्या लगता है ये एक पूरी जो प्रोसेस बता रहे हैं प्रमोद जी, ये बिल्कुल ठीक है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग असम में अभी क्या हो सकता है, क्या सरकार प्लान कर रही है, और कोर्ट के एक अंतरिम वहां से जो नोटिफिकेशन आएगा उसको, उन तमाम चीजों के बाद ये जो प्रोसेस है इसी से चलना होगा, तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए मैं रितु आपको एक चीज बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिस्टोर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर दिया हुआ है, और उसमें भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी सबको दिया है। और लेकिन मैंने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब अगर एक सैनिक, पूर्व सैनिक का नाम कट जाता है, ये दुखद पहलू है। अगर कास्ट और क्रीड को देख के अगर वहां पर एनआरसी में अगर रजिस्टर्ड होता है तो वो दुखद क्रीड का बात आ गया इसमें। सुन लीजिए भैया प्रमोद जी आपने बोला तो मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए सुनिए, मैंने जैसा कहा कि 3 पॉलिसीज अपनाई गई थी, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। आपने भी बताया, मैंने भी बताया, और लगातार 1955 से जो भी सिटीजनशिप एक्ट है और सारी चीजों को हमने बताया। हमारा यही मानना है कि जिस प्रकार से ये एडॉप्ट करते हैं पॉलिसीज, देखिए लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि जिसका नाम एनआरसी में नहीं होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा, उसे अवैध नागरिक माना जाएगा, ये इनका ऐसा मानना है। लेकिन बहुत हद तक हम इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैटर इज पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन मेरा एक ही इनसे गुजारिश है कि जो भी ये करें तो किसी का रंग, किसी की जाति ये देख के ना करें, अगर जो हो वो सबके लिए हो। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि हम लगातार, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया और हमारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास है, और जिस प्रकार से ये कह रहे थे इनकी मंशा पे हमें शक है। मैं बोलूं
जवाब जी दो बिल्कुल इनको। प्रमोद जी, मैं वही जानना लेकिन चाह रही हूँ कि जिस तरीके से अमित जी ने कहा कि मंशा पर सवाल है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि काम तो होगा, वेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया जा सकता है, लेकिन जो काम की प्रोसेस आप बता रहे हैं वो उस प्रोसेस से हो नहीं पाएगा, या तो उनको भेदभाव का डर है, कुछ तो बात है इसके पीछे। देखिए अभी जो मेरे मित्र कांग्रेस के साथी जो जो प्रश्न उठा रहे थे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी सैनिक का नाम नहीं आया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, मैं असहमत नहीं हूँ। हो सकता है इसमें हो सकता नहीं ऐसा हुआ है कि बहुत से जेन्युइन लोगों का नाम इसमें छूट गया है और बहुत से घुसपैठियों का नाम इसमें शुमार हो गया है, तो ये त्रुटि रही है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, अभी हाल ही में जो 2021 का एक चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस ने एक जगह से प्रार्थी दिया। उस प्रार्थी ने, कांग्रेस की जो प्रार्थी थी महिला, उन्होंने टेलीविजन चैनल के साथ सामने कहा कि मैं जब अधिकारी थी तो मैंने कई लोगों के नाम इसमें घुसा दिए। ये उनका ऑफिशियल बयान था, मीडिया के सामने दिया हुआ बयान। तो मैं ये अब खैर मैं उसके ज्यादा उसको तुल देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो इसके पहले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि कुछ जनरल लोगों के नाम कटे हैं और कुछ जो घुसपैठिए थे उनके नाम इसमें आ गए। इसीलिए हमने कहा है कि इसमें त्रुटि रह गई। और सिर्फ ये हमने नहीं कहा, ये आसाम के प्राय सभी दल संगठनों ने कहा है कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास में गए हैं, महामान्य सुप्रीम कोर्ट के पास में गए हैं कि आप बॉर्डर एरिया में 20% और अन्य एरिया में 10% रीवेरिफिकेशन करवाए। अब महामान्य सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या राय देते हैं, उसके अनुसार आगे की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब हमारे मित्र कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ही कहाँ आ गया, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी को भारत के जो संसाधन है, जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उन पर ही विश्वास नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रॉब्लम है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। हो सकता है आपको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं हो, आप अपनी जगह सही है। हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास नहीं हो, आप अपनी जगह सही है, आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया तो महामान्य सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हुई है, जो भारत का एक इंस्टीट्यूशन है। अब आप भारत के इंस्टीट्यूशन के ऊपर में अगर सवाल उठाने लगे राखी जी, तो फिर मुझे इसका जवाब देना चाहूंगा। राखी जी जी बोलिए। जी देखिए, मैंने जो प्रश्न उठाया, निश्चित तौर पे प्रमोद जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर एनआरसी की फाइनल लिस्ट में देश के 5वें प्रेसिडेंट रहे फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का अगर नाम काट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि इतनी बड़ी गलती अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इनकी मंशा पे हमें शक, क्या पूरे दुनिया देश के लोगों को शक है। देश के अगर पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार का नाम, राष्ट्रपति का नाम अगर उससे हट एनआरसी की लिस्ट से गायब हो जाए, तो आप बताइए एक पूर्व सैनिक का नाम अगर गायब हो जाए तो ये क्या, किस पैटर्न पे ये वहां पर एनआरसी करना चाह रहे हैं। मैंने जैसा कहा ना कि इनकी मंशा पे हमें शक है, मुझे ही नहीं देश के हर वो नागरिक को जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, इनके एनआरसी के जो जिस प्रकार का पैटर्न ये अपना रहे हैं उससे हर व्यक्ति आशंकित है। लेकिन एक बात और है अमित जी, जिस तरीके से प्रमोद जी ने कहा, और ये नियम के मुताबिक भी देखिए हो सकता है कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूं, लेकिन इसके पीछे की लाइन तो बिल्कुल क्लियर ये थी कि पूरे प्रमाण पत्र लोगों के जो वहां पर रचा बसा है, बहुत लंबे समय से रहा है, वहां का मूल निवासी है, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उन बाहर वालों को आइडेंटिफाई करना और वाकई में इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन हमारा है कौन घुसपैठिया है, ये तो शुरू से दूसरे स्टेट्स में भी हम बात करें एनआरसी की तो ये बहुत बड़ा टास्क है सरकार के लिए। और यही जिस तरीके से प्रमोद जी कह रहे हैं कि हम उनको सबसे पहले तो ये पूरा क्लियर होना कि उनकी पूरी लिस्ट और उसके बाद उनका वोटर आईडी से पूरा क्रॉस वेरीफाई करके यदि नहीं है तो उनका नाम काटेंगे, और तीसरा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इस प्रोसेस से चलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं गड़बड़ होगी या उसमें भी कहीं डाउट है। अमित जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके उस पर यह कहना 40 लाख लोगों का जो आपने नाम काटा है उसमें 10% लोगों का सत्यापन आपको दोबारा करना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने कहा, लगातार मैंने दस्तावेज, चाहे जमीन दस्तावेज हो, स्थायी प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, और लगातार बैंक पासबुक, सर्टिफिकेट, एजुकेशन, न्यायालय में जो रिकॉर्ड्स जो हैं, लेकिन 24 मार्च 21 के पहले तक का उसमें जिस प्रकार का उन्होंने एक शर्त रखी थी, और 31 जुलाई 2019 को जो 40 लाख लोगों का छूटा था,
उस पे जो क्रॉस वेरिफिकेशन था, 40 लाख लोगों का अगर नाम छूटता है, 1, 2, 5, 10 नहीं, तो वो मैंने जैसा आप शुरू से कहा कि जो प्रोसेस ये अपना रहे हैं, देखिए लगातार एज अ लॉयर होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टेट में बाहरी व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पे वो हमारे स्टेट के रहने वाले लोगों की सारी जो उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो किसी दूसरे को मिलता है। हो सकता है जो उठा रहा है वो व्यक्ति इस देश का नागरिक ही ना हो, लगातार कई सालों से वो और उसका परिवार उठा रहा है। लेकिन लगातार आप एक चीज और देखिए कि अगर ये चीजें सच्चाई होती हैं, रूल इज फॉर एवरीवन होती हैं, तो मुझे मैंने जैसा कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, मैं उसको बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी चीज अगर होती है तो वो रूल सबके लिए होना चाहिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर किसी की जाति देख के अगर उसका नाम काटा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद पहलू है। और अगर मैंने जैसा कहा कि एक स्टेट में, अगर हमारे स्टेट में भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है, बाहरी व्यक्ति इन द सेंस कि हम नॉर्थ ईस्ट वगैरह नहीं है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बाहरी देश का व्यक्ति आ रहा है और कई सालों से लगातार अगर हमारे देश के लोगों की मान लीजिए 5, अगर 1 लाख लोग बढ़ गए, तो 1 लाख लोगों की जब गणना होती है तो लगातार हम देखते हैं कि उनको भी प्लानिंग में लेके वो पूरे काम होते हैं। और आज आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के कार्ड बन गए, सारे डॉक्यूमेंट्स वो बना लिए हैं। तो देखिए, जांच कराना कोई बुरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हो रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे अगर कुछ दिक्कत है तो इनकी मंशा पे है। एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय है, कौन नहीं है। बीच में रोक रही हूं अमित जी, समय की सीमा है। प्रमोद जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमारी मंशा पे इनको शंका है तो वो अपनी जगह, उसके मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमारी और इनकी जो विचारधारा है वो अलग है। और आज हमारे देश में एक जो लोकतंत्र है वो आज उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि राष्ट्रहित के मामलों में भी हम सर्वसम्मति बना करके हम आगे बढ़ सके। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से पूरे देशवासियों के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो एनआरसी जो बनी है और आगे जो बनेगी, जो हमने 20% बॉर्डर एरिया और एरिया में 10% रीवेरिफिकेशन की बात कही है, ये सारा काम महामान्य सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा। तो जब कोई भी काम महामान्य सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा तो वहां मंशा का सवाल ही नहीं उठता। वहां तो सिर्फ आसाम गवर्नमेंट, जो पिछली बार भी जो एनआरसी बनी थी, तो उसमें 55,000 हमने सिर्फ सरकारी कर्मचारी लगाए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि उसमें कोई भी मंत्री या यहाँ तक चीफ मिनिस्टर भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था और उस कोऑर्डिनेटर की देखरेख में ही सारी प्रक्रिया संपन्न हुई थी। लेकिन उसके बाद में भी मैं अमित जी की इस बात से सहमत हूँ कि त्रुटियां रह सकती है। जैसे आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में समझ लीजिए आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, चलिए इसमें अमित जी का ही नाम नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चुनाव प्रक्रिया ही अवैध है और गलत है। ठीक है प्रमोद जी, उस त्रुटियों के बीच में ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उन त्रुटियों में सुधार करके। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी, बिस्वा बोले एनआरसी का वादा किया है और ये वादा तब का है जब विधानसभा चुनाव में कहा गया था, पिछली बार भी कहा गया था कि अब हम इसे लागू करेंगे, इसके लिए जो भी हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। घुसपैठियों पर कड़ा संज्ञान लेगी सरकार और जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं वो लोग वहीं रहेंगे और घुसपैठिए बाहर जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला अभी पेंडिंग है, वहां से क्या आदेश आते हैं उसके बाद इस पर आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल असम में इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।